जोरदार बहस जारी है। सरकार इसे नारी सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष खामियां गिना रहा है। इसी को लेकर संसद में छिड़ा है संग्राम। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो ताकत इस राज्य की है, उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है, उनका हाल बुरे से बुरा किया है। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है जब महिला आरक्षण का बिल संसद में चर्चा के लिए, और शायद उम्मीद ये लग रही है, माननी चाहिए कि पास भी हो जाएगा। ऐसे मौके पर एक कविता याद आ रही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की भारतीय नारी पर एक बहुत ही मशहूर कविता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज भारतीय नारी की यह कहानी संसद के पटल पर गूंज रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। संसद के बजट सेशन के विशेष सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में वो 3 बिल पेश कर दिए जिसकी चर्चा बीते एक हफ्ते से चल रही है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इन बिलों के जरिए मोदी सरकार कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है और किस बिल को असली में गेम चेंजर कहा जा रहा है, आज इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कि आज जब सरकार ने लोकसभा में इन बिलों को पेश किया तो विपक्ष ने कैसे रिएक्ट किया। समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए। महिला आरक्षण लाओ, वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है। विपक्ष के इन आरोपों के तहत मोदी सरकार इन बिलों को लोकतंत्र का एक नया अध्याय बता रही है। 131वां संविधान संशोधन और डिलिमिटेशन विधेयक बिल अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, जो कि कानून मंत्री हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में पेश किया। बिल पेश होते वक्त सदन में हंगामा मचा। कांग्रेस ने सरकार पर संविधान को हाईजैक करने का आरोप लगाया। सपा ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वो इसका कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है,
इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो भारत के संसदीय लोकतंत्र का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा। लोकसभा में 850 सांसद होंगे। केंद्र में बहुमत के लिए वर्तमान नियमों के आधार पर 426 सीटों की जरूरत होगी। यही नहीं, 2029 का चुनाव अगर इस आधार पर हुआ तो लोकसभा में 270 से ज्यादा, शायद 273 महिला सांसद होंगी। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक यानी विपक्ष इन बिलों का विरोध क्यों कर रहा है। आइए इसे समझने की अब कोशिश करते हैं। सरकार 131वां संशोधन बिल लेकर आ रही है। 2026 इसका नाम है। 2023 में बने महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका मकसद है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण को 2029 के आम चुनाव से पहले लागू कर देना। जबकि विपक्ष की मांग है कि सरकार महिलाओं के वोट पाने के लिए इस संशोधन को बगैर आम राय बनाए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इतनी ही जल्दी है तो सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण का बिल लागू कर दे। 2023 में जब महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था, उसके बाद उसके अंदर कहा गया था उस बिल में कि आरक्षण तभी लागू होगा जब 2026 की जनगणना और फिर इसके बाद डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा। यह भी सच है कि उस वक्त विपक्ष कह रहा था कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती, तभी इतनी लंबी टाइमलाइन रख दी है कि 2034 में जाके आम चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। तब विपक्ष ये कह रहा था कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण तुरंत मिलना चाहिए, 2024 के चुनाव में दिलवा दीजिए। लेकिन अब 2026 में सरकार संशोधन कराकर महिला आरक्षण को 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में लागू करना चाहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आपाधापी के बीच में मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई है। विशेष सत्र चल रहा है, तो फिर क्यों इस मंशा पर शंका उठ रही है, क्यों विपक्ष सवाल उठ रहा है, इसको अब एक्सपर्ट से जान लेते हैं। इस बिल ने जो किया है, इसने इसको विमेन्स रिजर्वेशन से बहुत ब्रॉड खेला है। क्योंकि ये फ्रीज ही हटा दिया गया है, तो अब आशंका ये हो रही है कि आप सिर्फ विमेन रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं डिलिमिटेशन पूरे इंडिया में कर सकता हूं, सिर्फ उन नई सीट्स के लिए नहीं, पूरे कंट्री के लिए कर सकता हूं और लेटेस्ट पॉपुलेशन पर रिलाई कर सकता हूं। इसलिए यह आशंका आ रही है, अगर इसी चीज को बिल के टेक्स्ट में क्लैरिफाई कर दिया जाता कि नहीं, हम सीट्स बढ़ाएंगे, पर जो बढ़ी हुई सीट्स हैं उसमें हम प्रोपोर्शन सेम रखेंगे और सिर्फ उसके लिए डिलिमिटेशन करेंगे, तो ये सारी आशंका शांत हो जाती। ऐसा बिल के टेक्स्ट में नहीं किया गया है और यही सबसे बड़ा पेच भी है। अब आप समझिए, डिलिमिटेशन बिल 2026 2002 के पुराने डिलिमिटेशन कानून को बदलने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण भी करना है। लेकिन विपक्ष बिल की टाइमिंग पर अब सवाल उठा रहा है। सरकार से पूछ रहा है, बिल लाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी गई। विपक्ष का कहना है कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करता है, लेकिन सरकार इसे परिसीमन के साथ जोड़कर लागू करने की कोशिश कर रही है। अगर परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता है तो उत्तरी राज्यों जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सीटों के नंबर में दक्षिण के राज्यों के मुकाबले बहुत आगे निकल जाएंगे। उनका अनुपात कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अकेले यूपी में 120 लोकसभा सीटों से ज्यादा हो सकती है। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है। कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों। इन बिलों में यह भी क्लैरिटी नहीं है कि जो परिसीमन होगा विधानसभाओं के अंदर, जो परिसीमन होगा विधानसभा सीटों का, उसके बाद संख्या बढ़ेगी क्या अलग अलग विधानसभाओं की जो आज की तारीख में, या वही की वह रहेगी जो आज की तारीख में, और परिसीमन केवल रीबाउंड्री होगा। ये भी क्लैरिटी इस बिल के अंदर नहीं दिखाई दी। यही विपक्ष भी कह रहा है। दक्षिण भारतीय राज्य खासकर तमिलनाडु और केरल इसे उत्तर वर्सेस दक्षिण राज्य का मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सजा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहरा दिया कि किसी के साथ भेदभाव इस बिल में नहीं किया जाएगा। मैं आज
बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। पीएम कह रहे हैं कि अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन विपक्ष की शंका को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर से बहुत बड़ा वादा सार्वजनिक तौर पर कर दिया है। लेकिन फिर भी विपक्षी खेमे में शंका के बादल छाए हुए हैं। परिसीमन विधेयक के विरोध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने काला झंडा तक लहराया। आज उन्होंने बिल की प्रतियां भी जलाईं और कहा कि फांसीवादी बीजेपी का घमंड चूर चूर हो। पहले भी जब तमिलनाडु में हिंदी थोपने के खिलाफ प्रतिरोध की आग भड़की थी तो उसकी तपिश दिल्ली तक पहुंची थी। वो आग तभी शांत हुई जब दिल्ली को झुकना पड़ा। यानी इस मुद्दे पर भी स्टालिन खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। संसद में भी आज डीएमके के सांसद काले कपड़े में पहुंचे थे, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि उनकी शक्ति कम होने वाली नहीं है। सुनते हैं। तमिलनाडु इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। अमित शाह से पहले कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला था। उन्होंने पीएम मोदी के श्रेय नहीं लेने वाले बयान पर अपने अंदाज में एक चुटकी ली और साथ ही साथ अमित शाह को लेकर ऐसी बात कह दी कि खुद गृह मंत्री भी अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाए। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। सरकार के लिए महिला आरक्षण के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास कराना टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है। आप इसका गणित समझ लीजिए। संविधान संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। बिल पास कराने के लिए सदन में उपस्थित और वोटिंग करने वाले सांसदों का 2/3 बहुमत जरूरी है।
543 सांसदों वाली लोकसभा में इस समय 540 सदस्य हैं, 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में अगर सभी 540 सदस्य मौजूद हों तो पास कराने के लिए 360 सांसदों का साथ चाहिए होगा। लेकिन एनडीए के पास इस वक्त 292 सांसद हैं, यानी 360 के आंकड़े को छूने के लिए 68 सांसद एनडीए को और चाहिए। संसद के दोनों सदनों से अगर ये पास हो जाता है तो संविधान संशोधन विधेयक को आधे से एक ज्यादा राज्य विधानसभा से भी इसको पास कराना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता इस मौके पर याद आती है जब इतनी बड़ी चर्चा देश में महिलाओं के आरक्षण को लेकर चल रही है। और कविता क्या कहती है देखिएगा। अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो बहस चल रही है वो इसी चीज को लेकर है। आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों की संसद में महिलाओं की संख्या 30% से ज्यादा है वहां पर भ्रष्टाचार कम देखा गया है। राइट यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से भ्रष्टाचार कम होता है। यह रिपोर्ट 150 देशों पर की गई स्टडी के बाद तैयार की गई। मैकेंजी इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट बताती है कि अगर संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाए तो जीडीपी 27% और बढ़ जाएगी। महिला सांसद सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाती रही हैं। 13 से 16वीं लोकसभा तक पूछे गए महिला सांसदों के सवालों का विश्लेषण बताता है कि उन्होंने 35 से 40% सवाल इसी मुद्दे पर पूछे। इस समय संसद में, वर्तमान संसद में 13% महिलाओं की भागीदारी है। कल्पना कीजिए जब ये बढ़कर 33% महिलाएं संसद में पहुंचेंगी तो नए भारत की कितनी सुंदर तस्वीर हमको देखने को मिलेगी, जहां पर मुद्दे होंगे, जहां पर सवाल महिलाएं पूछेंगी जनता की तरफ से, सरकारों से, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लगाम लगाने में सरकारों को मदद मिलेगी। आइए